हेलो दोस्तों, वेलकम टू द परीक्षा क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि सीजीएल के सेट और सीएचएसएल और एमटीएस सीपीओ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके हम जीएस पोर्शन को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर की सीरीज ये स्टार्ट करी है जिसमें हम हर सेट के जीएस के 25 क्वेश्चन को हम पिकअप करेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर सेट में यही करना है, हमें 25 क्वेश्चन जीएस के लेने हैं, उनका आप आंसर कीजिएगा। साथ के साथ में स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश होगा, आंसर कीजिएगा और अपने आंसर नोट करते जाइएगा जिससे आपको पता चलता रहे कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो वहाँ आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपको ये सब चीज़ें फायदा देगी कहाँ, एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि किसी एग्जाम को समझना है तो उसके प्रीवियस ईयर को समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर को उसमें क्वेश्चंस का ट्रेंड समझ लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बहुत अच्छे से उसमें एग्जाम को डील कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 5 सेकंड आपको मिलेंगे, इसका आंसर कीजिएगा। पढ़ लीजिए, उसके बाद में फिर आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, इन विच मार्केट फॉर्म इन अ मार्केट और एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर। बताइए। मतलब मैं समझा देता हूँ कि ऐसी मार्केट, ऐसा बाजार जहां बेचने वाला एक ही है। और दोस्तों, बेचने वाला तो एक ही है लेकिन सामान भी वो एक ही बेच रहा है। प्रोडक्ट में भी सिंगल ही है और सेलर भी वहाँ सिंगल है। तो याद रखिए कि ये लिखा हुआ है ना, सिंगल सेलर है और मार्केट में वो डोमिनेटेड है। तो बताइए क्या है। जो उसका सही ऑप्शन है वो है दोस्तों मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है, मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर सेलर जो होता है वो एक सिंगल सेलर होता है। सिंगल सेलर होता है और एक यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होता है। वो एक यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होता है, वो कहीं किसी और के पास होता नहीं क्योंकि वो सेलर सिंगल है। तो आप अगर इसके बदले में या इसके सब्सटीट्यूट में कुछ और खरीदना चाहते हैं तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगा ऐसी मार्केट में, क्योंकि यहाँ सेलर सिंगल है और वो प्रोडक्ट भी सिंगल बेच रहा है, तो आपको मजबूरन वही लेना पड़ेगा। ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, which one of the following is also regarded as a disguised employment unemployment, सॉरी। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, हम दूसरा उसको किस नाम से जानते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए टाइम मत लीजिए, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर आंसर कीजिएगा और साथ ही साथ लिखते जाइए अपने आंसर्स को कि कितने आपके सही जा रहे हैं, कितने आंसर आपके सही नहीं जा रहे हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगे कि मुझे लिखने लायक है तो वो भी लिख लीजिएगा। हाँ जी। पहले मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक। मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप है ना। आपकी फैमिली में 6 मेंबर है, आपकी फैमिली में 6 मेंबर है और आपकी एक शॉप है जिसमें से 3 मेंबर क्या है, वो शॉप में लगे हुए हैं, वो शॉप में काम करते हैं। अपनी ही शॉप है आपकी, 3 मेंबर आपके शॉप में काम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि बाकी तीन मेंबर वो जो थे वो, उनके पास कोई काम नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये 3 मेंबर भी आपकी शॉप में काम करना स्टार्ट कर दिए। तो अभी टोटल 6 मेंबर काम कर रहे हैं। आई बात समझ। अभी लेबर कितनी है, 6 लोग हैं। चाहिए कितनी थी, रिक्वायरमेंट थी हमें सिर्फ 3 की, लेकिन 3 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ये जो 3 थे वो कितने क्या थे, एक्स्ट्रा थे। इसी वजह से क्या हुआ कि जो 3 लोग ये एक्स्ट्रा आए हैं, ये किस अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है। ये जो, हाँ, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है, इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। समझो, जहां जरूरत से ज्यादा लेबर काम कर रही होगी, काम उतना नहीं है ना, काम उतना नहीं है, प्रोडक्टिविटी तो वहां बहुत कम है लेकिन वर्कर्स बहुत है। तो ऐसे ही सिचुएशन को, ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और इसका जो दूसरा नाम है वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट।
काम तो है लेकिन प्रॉपर काम भी नहीं है वो। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के इनमें से पार्लियामेंट का कौन कौन सा भाग है, मतलब पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इनमें से किससे मिलकर बना है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन से में से पार्लियामेंट, किन किन से पार्लियामेंट बना है इन तीनों में से। या तो पहले दूसरे में से, या फिर दूसरे तीसरे में से, या फिर पहले तीसरे में से। बताइए आप। ऑप्शन की ग्रुपिंग आपके सामने दे रखी है ये, ठीक है, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये तीनों ही तीनों पार्लियामेंट का भाग है। हाँ जी हाँ, ये तीनों पार्ट है किसका, इंडियन पार्लियामेंट का। देखिए आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है पूरा। और इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। हाँ जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। Who among the following is the executive head of the state in India? Option number 1, Prime Minister. Option number 2, President. Option number 3, Cabinet Secretary. Option number 4, Finance Secretary. मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट किसको माना जाता है, मतलब किसके नाम पर भारत में जो भी काम होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो किसके नाम पर होता है? मुख्यमंत्री के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर, कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम पर, वित्त सेक्रेटरी के नाम पर, जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, उसके नाम पर। सभी लोग आंसर करो। देखो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको ये फायदा देने वाला है नहीं। साथ ही साथ पार्टिसिपेट करिए, आंसर भी करिए मुझे। हाँ, बिल्कुल। इसका आंसर सेकंड है। जितने भी भारत में काम होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, करता धरता तो देखो प्राइम मिनिस्टर है, करता धरता तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन नाम के किसके नाम से काम होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट के नाम से। समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर 5, हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क का सन टेम्पल किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, ये आंसर कीजिएगा। पुरुषोत्तम देव, कपिलेंद्र देव, नरसिम्हा देव फर्स्ट, अनंत वर्मन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक चूज करना है, आंसर कीजिए। और भी इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, जीएस एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं, तो उतना आंसर लगाने में टाइम मत लगाइए। 5 सेकंड से मुश्किल से ज्यादा 5 सेकंड लीजिए, इससे ज्यादा आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर है वो सेकंड है, नरसिम्हा देव। उन्होंने जो इस टेम्पल को बनवाया था वो 1250 में बनाया था, 1250 एडी में बनवाया था, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। याद रखिएगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और 7 वंडर्स की लिस्ट में भी आता है। ठीक है। और जो नरसिम्हा देव फर्स्ट थे, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1250 में ये मंदिर बनवाया था। देखिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लगे कि ये काम की है, तो वो साथ के साथ में लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जनरल कौन बना था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वैरेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस। बताइएगा। दूसरा ऑप्शन है वैरेन हेस्टिंग, जिसका सही ऑप्शन है वैरेन हेस्टिंग। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।
कब बने थे? 1774 में, याद रखिए। He was appointed as the first Governor General of Bengal. He was also the first Governor of India. जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थे वो भी यही बने थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन नदी इसमें से किस देश में से बहती है? अमेजन नदी इनमें से किस देश में बहती है? अमेजन रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यूएसए, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा। दोस्तों जल्दी आंसर कीजिए। दोस्तों जिसका आंसर है वो है ब्राजील। इसका आंसर है ब्राजील। ये जो अमेजन रिवर है वो यूएसए में, मतलब साउथ अमेरिका से भी बहती है। साउथ अमेरिका से भी बहती है और ब्राजील से भी बहती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ब्राजील ही क्यों टिक लगाया? ब्राजील में लगाने का ये मतलब था कि जो मुख्य धारा है, जो सबसे ज्यादा बहने वाली अमेजन अमेजन का जो एरिया कवर करती है वो ब्राजील का एरिया ज्यादा कवर करती है। इस वजह से ब्राजील क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। समझे? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज किसको बोला जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी किसको बोला जाता है? लेसर हिमालय को, शिवालिक को, वेस्टर्न घाट को, ईस्टर्न घाट को? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर है वो आंसर नंबर थर्ड है। ये है आंसर इसका, वेस्टर्न घाट। और मैं आपको इसके इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसके लिए कुछ, कि सबसे ज्यादा जो फ्लोरा एंड फ्लोना है, सबसे ज्यादा जो फ्लोरा एंड फ्लोना है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लोरा फ्लोना वेस्टर्न घाट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है, तो बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा यहाँ पर, जीव जंतु वगैरह आपको यहाँ पर बहुत मिलेंगे। ठीक, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, कहाँ तक किस किस में लाई करता है, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने बोला बहुत है, अच्छी है। तो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, इज वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। बैक्टीरिया डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आपको। बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, लिविन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, लिविन हॉक। बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? पढ़ लिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। हाँ जी, लिविन हॉक ने ही डिस्कवर किया था बैक्टीरिया। कब किया था? 1683 में किया था। 1683 में किया था, 17 सितंबर को। ओके, और इनको ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? वो है लिविन हॉक, याद रखिएगा। Question number 10. What is the name of a group of a similar cell performing a specific function? Option number 1, tissue. Option number 2, organ. Option number 3, organ system. Option number 4, cellular organization. There is a 4 option in which you have to select only one option. Okay. Okay, मैं बताता हूँ आप। क्वेश्चन समझिएगा पहले क्या कह रहा है वो, कि सेल को बोलते हैं हिंदी में कोशिका। ठीक, तो कोशिकाओं के समूह को, कोशिका के समूह को क्या बोला जाता है? जिनका काम करना, जिनका वर्क, जिनका कार्य एक है, उस समूह का कार्य एक है, उसको क्या बोला जाता है? सेल्स विच परफॉर्मिंग सेम या स्पेसिफिक फंक्शन,
तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। बता देता हूँ, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर होते हैं टिश्यू ऑर्गन्स, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स, और सॉरी टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक। देखिए, जैसे कि इसमें बोल रहा है कि ब्लड टिश्यूज है। अब ब्लड टिश्यूज क्या काम करते हैं, इनका स्पेसिफिक रोल है ना काम करने का, इनका इनका जो वर्क क्राइटेरिया वो अलग है, तो ऐसी इस तरीके से एक्सप्लेनेशन सबका अलग अलग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, प्लांट टिश्यूज आर हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स, जो प्लांट टिश्यूज हैं वो कितने तरीके के होते हैं, प्लांट टिश्यूज कितने तरीके होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, आप आंसर कीजिए। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। मैं बता देता हूँ, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, वस्कुलर टिश्यूज। डर्मल टिश्यूज एपिडर्मिस टिश्यूज और पेरिडर्म्स होते हैं। ये वो टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, जो हर्बिसियस प्लांट होते हैं, हर्बिसियस प्लांट मतलब जो हरे, जिनकी स्टेम्स वगैरह हरी वगैरह होती है, उनको बोलते हैं हम, उनमें पाए जाते हैं एपिडर्मल एपिडर्मल सेल्स, ये टिश्यूज वहां पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरे जो पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्केलेनकाइमा होते हैं, ये वो टिश्यूज हैं जो प्लांट की गर्थ मतलब मोटाई, लंबाई और उसकी जो ग्रोथ को डिसाइड करते हैं, ये वो हैं। ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये ग्राउंड टिश्यूज काम आते हैं। ठीक है। दूसरा फिर खाना ले जाना, जाइलम फोलियम काम करते हैं। देखिए, खाना ले जाने का काम फोलियम करता है, और जाइलम करता है वाटर और हार्मोन्स, मिनरल्स वगैरह को, वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है, वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है जाइलम, याद रखिएगा। तो वाटर और मिनरल के मिक्सचर को हम बोलते हैं सैप, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सैप। तो जाइलम काम करता है सैप को ले जाने का, रूट से ऊपर ले जाने का काम। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, व्हिच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? ये देखिए, आपके सामने 4 लॉ दे रखे हैं, इन 4 लॉ के प्रिंसिपल, किस एक के प्रिंसिपल पर ये वाली बात सेटिस्फाई होती है वो बतानी है आपको। और ये क्या क्या रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी अगर वुडन फ्रेम लिया है, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, मतलब कि धागे से बांधो और वो हिल रहा है, मतलब आप उसको जब हिट करोगे वो हिलेगा। अगर आप उसमें कील गाड़ना चाहते हो, उसमें आप कील गाड़ना चाहते हो, क्या आप गाड़ पाओगे? नहीं गाड़ पाओगे। तो ऐसा क्यों? कौन सा लॉ इसको बताता है, बताइए। सही आंसर करो, गलत आंसर करो, लेकिन आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। समझा देता हूं मैं क्या कह रहा है वो, देखो ये फ्रीली सस्पेंडेड कोई अगर मैं इस तरीके से ब्लॉक को बना देता हूं, अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से हिट करता हूँ, इसे हिट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ हिट करूंगा तो ये आगे फिर इधर बढ़ जाएगा, फिर वापस आएगा, इसी तरीके से होता रहेगा। मैं लेकिन नेल को फिक्स नहीं कर पाऊंगा इसमें, मतलब कील को गाड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि कील को गाड़ने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एक सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे ये क्या रहेगा, यहाँ पर ये सपोर्ट इसको मिल जाएगी। जब मैं हैमर मारूंगा इसमें, जब मैं इसको कील गाड़ने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ से सपोर्ट मिलने की वजह से ये पीछे नहीं जाएगा, और न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा, एक्शन का रिएक्शन, जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना फोर्स ये लगाएगा, और नील अंदर चली जानी है। बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये पढ़ लीजिएगा, पूरा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए।
तब आप इसका आंसर कर पाओगे, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तब आप इसका आंसर दे पाओगे। मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी समझने की कोशिश करिएगा, और इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ईएम वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं? बताइएगा, क्या वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं या नहीं, ये बताना है आपको। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 13 का, फिर उसके बाद ईएम वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं या नहीं करती हैं, ये भी बताइए। क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, मतलब वो नेचर में कैसे होती है, ट्रांसवर्स होती है, ये बताना है। ऑप्शन कौन सा सही है वो आप बताओगे मुझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, तो उसमें से पूछा, याद रखिएगा कि नॉट अ प्रॉपर्टी, वो बतानी है। इसमें देखो तीन तो प्रॉपर्टी है लेकिन एक नहीं है, तो वो बतानी है कि कौन सी नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो नहीं करती। आप वेव्स में देखा होगा आपने, इस तरीके से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन इस टाइप से बनते हैं। देखो दोस्तों, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझिएगा, बाकी ऑप्शन में समझाता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझा देता हूँ। तो जब भी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस मीडियम से निकल रही होगी या जहां से निकल रही होगी, तो वहां जरूर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी। तो नाम से समझ लो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों फील्ड बनी होंगी, और दोनों ही फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है नीचे, दोनों ही परपेंडिकुलर होती हैं, ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोपोगेट करती है, चलती है, तो उसका नेचर होता है ट्रांसवर्स वेव, वो ट्रांसवर्स नेचर में चलती है, वो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। इसी वजह से मैंने आपसे जो पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो वैक्यूम में वो ट्रेवल कर सकती है, बिकॉज उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब मीडियम की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इस वजह से वो वैक्यूम में ट्रेवल कर पाएगी। समझ आई बात ना, क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, याद रखिएगा, इवन एयर तक नहीं होती है, ठीक है ना, इसी वजह से वो वैक्यूम है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको बिल्कुल नॉलेज मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ बग इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बग का क्या सेंस होता है, बग क्या सेंस कन्वे करता है, आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये वायरस है, क्या ये एक प्रोग्राम है, या फिर किसी प्रोग्राम में एरर है, या फिर ये मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। फटाफट से आंसर करिए। आपने कई बार सुना होगा ना, आप ऐप, कोई भी ऐप यूज करते हो तो उसकी अपडेट आती है ना अपडेट, तो उस अपडेट में आपने देखा होगा कि क्या नया है, व्हाट्स न्यू इन द अपडेट। तो उस अपडेट में क्या नया होता है, उसमें लिखा होता है बग फिक्सेस, क्यू बग फिक्सेस, इस तरीके से लिखा होता है, तो वो वही बग है ये। तो इसका क्या मतलब है वो बताना आप। देखिए जो ऐप बना होता है वो प्रोग्रामिंग से बना होता है ना। अगर उस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसको हम बग बोलते हैं, उसको वो सुधारते हैं उस अपडेट में, उसी को बोलते हैं। फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हुआ। एन एरर इन अ प्रोग्राम, इन प्रोग्राम में कोई एरर होती है, जो जिस ऐप, जैसे मान लीजिए कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, उसमें कुछ भी उस प्रोग्रामिंग में एरर है, जो काम सही से नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो हमारे लिए बग है, उसको हम बग बोलते हैं। वैसे तो बग एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक है, देखा भी होगा आपने, रेड कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ अ 6 मंथ। दोनों पार्ट कन्वे करता है, फिजिक्स और ये, फिजिक्स में भी एक चैप्टर है 11th 12th में, उसमें ये आता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है वो 6 मंथ है, तो
3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके इन हाउ मेनी टाइम्स? तो आपको बताना है, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोशिश करिए, मैं बताता हूँ फिर इसका आंसर आपको समझाता हूँ। मतलब समझाता हूँ अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो डिके होते हैं, तो उनका डिके होने का जो हाफ लाइफ है, मतलब आधी लाइफ, मतलब वो आज जो आधे डिके डिके हो जाएंगे, मतलब जो हाफ डिके हो जाएंगे वो 6 मंथ में हो रहे हैं। अगर ऐसा ही एक इस सिचुएशन से देखा जाए तो 3/4 कितने महीने में डिके होंगे, तो ये पूछ रहे हैं। हाँ जी। चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो हाफ है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो हाफ डिके हो रहा है 6 मंथ में, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि हाफ डिके हो गया तो बचा कितना, हाफ, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है। अब क्या होगा, इसका हाफ भी 6 महीने में ही डिके होगा, याद रखिएगा, हाफ का हाफ भी 6 महीने में डिके होगा, तो हाफ का हाफ कितना होता है, 1/4। तो हाफ का हाफ 1/4 है, तो वो भी 6 महीने में डिके हो रहा है। तो अगर मैं इसको और इसको प्लस करता हूँ, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, तो कितना आया, इसका आंसर आया 3/4। मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का 3/4 देखिए हो जाएगा कितने महीने में, 6 महीने और 6 महीने, मतलब 12 महीने। तो 12 महीने में 3/4 डिके होने स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा, 12 मंथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। पढ़ लीजिएगा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। 3/4 मतलब होता है 75%, याद रखिएगा, 3/4 का मतलब होता है 75%, तो वो 12 मंथ में डिके हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो क्या होती है, पीएच वैल्यू भी बताइएगा, और बताइएगा कि वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, या हाईली बेसिक होता है। इनमें से कोई भी जो ऑप्शन सही हो वो आप मेरे को कमेंट में बताइए। पीएच से बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखो आप, पीएच के मिल्क का पीएच पूछा जाता है, ठीक है, यूरिन का पूछा जाता है ना, और मिल्क का पूछा जाता है, यूरिन का पूछा जाता है, और टीयर का भी पूछ ही लेते हैं, टीयर का पूछ लेते हैं, स्टमक का पूछ लेते हैं, है ना, स्टमक का पूछ लेते हैं, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों बताऊं मैं फिर आंसर, ठीक है चलो बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 वो एसिडिक, देखो ऑप्शन नंबर थ्री बताता हूँ कौन सा था, ये रहा, स्लाइट टिक कर लीजिएगा, स्लाइटली बेसिक। हाँ, हमारे खून का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, 7.35 टू 7.45, मतलब 7.3 टू 7.4 होता है, तो स्लाइटली एसिडिक है, सॉरी स्लाइटली बेसिक है, माफ कीजिएगा, स्लाइटली बेसिक है, बेसिक है। अब मैं थोड़ा आपको पीएच स्केल के बारे में समझा देता हूँ कि क्या होता है। दोस्तों पीएच स्केल इस तरीके से होता है, यहाँ पर आप मान लीजिए ये होता है 7, 7 से नीचे जितनी भी वैल्यू आएंगी वो एसिडिक होंगी, ठीक है। 7 से जितनी भी ऊपर आएंगी 14 तक, यहाँ 14 लास्ट होता है, यहाँ 0 लास्ट होता है, तो ये बेसिक को बताएंगे। तो हमारा जो आ रहा है वो आंसर कहाँ आ रहा है, 7.3 टू 7.4, यहाँ लाई करेगा कहीं, यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, बेसिक की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन बेसिक से यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ रहा है। याद रखिएगा, जितना आप दूर जाओगे, जितना स्केल में ज्यादा वैल्यू होगी, उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। जितना एसिडिक में जितना कम वैल्यू होगी उतना उसकी एसिडिटी हाई होगी। मतलब अगर किसी की पीएच वैल्यू 3 है और किसी की वैल्यू पीएच वैल्यू 2 है, तो इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसकी एसिडिटी कम है, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो, समझ आई ना बात। तो यहाँ पर लाई करेगा अपना ये ब्लड का पीएच 7.3 टू 7.4, तो ये स्लाइटली क्या है, स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी हम बताते हैं पीएच की हेल्प से। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पीएच की रेंज क्या होती है, पीएच की रेंज 0 to 14 होती है, याद रखिएगा, पता है ना, 0 से 14 तक। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन विच सिटी इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, कहाँ मतलब किस जगह में, किस शहर में है।
तो वो शहर के नाम न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है, देहरादून है, शिमला है, बताइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा स्टैटिकल पोर्शन ज्यादा है, तो आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है देहरादून। और ये सेकंड जो कुछ पूछ लिया जाता है इन ऐसे क्वेश्चन में, तो वो पूछ लिया जाता है कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में तो है ही, लेकिन वो कब स्टेबलाइज किया गया था? तो वो 1906 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, 1906 में, 1996 में। दोस्तों देखो, मैं 2017 का सेट डिस्कस कर रहा हूँ। 2017 का सीजीएल का सेट है ये, जिसमें ये जीएस का पोर्शन है। तो इसमें करंट 2017 और 2016 की होगी, याद रखिएगा, 2017 और 2016 की होगी। तो वो आपके किसी भी मतलब की नहीं है अभी। आप अभी 2021 में हो, वो आपके किसी भी मतलब की नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ओके गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो थोड़ा बैटरी का इशू था, फिक्स कर दिया मैंने। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 पर थे। तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, देखिए 2017 की करंट पूछी है, लेकिन फिर भी आंसर के लिए मैं बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश से आंसर होगा। ठीक है, पूछा ये था कि दीनदयाल रसोई योजना है वो किस स्टेट ने लॉन्च करी थी, जिसमें 5 रुपए पर खाना मिलेगा। बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, साइंस का है, फिजिक्स का। इन्वेंशन के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय द ज़चारियस जेंसन। ज़चारियस जेंसन ने क्या इन्वेंट किया था? जेट इंजन, रेडियम, इलेक्ट्रिक लैम्प, माइक्रोस्कोप। उसको यार जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इस टाइप से मतलब देरी लगाओ तो काम कैसे चलेगा? इतना टाइम नहीं मिलता आपको, यहाँ तो आप बहुत ज्यादा टाइम ले लो। देखो, अभी आप टाइम ले रहे हो, फर्स्ट सेट है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि जितना जल्दी आप आंसर करोगे उतना जल्दी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, फिर आप हम कम टाइम में ये सेट को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोस्कोप। हाँ जी, जेंसन ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। जेंसन के साथ में एक और थे, हंस एंड जेंसन, दोनों ने मिलकर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाया था, 1595 में बनाया था। जेंसन को जेंसन को एक और क्रेडिट दिया जाता है, जेंसन ने 9 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बनाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम बॉल इज नॉट यूज्ड। इनमें से, आपके सामने गेम्स के नाम दे रखे हैं, इन गेम्स के नेम में से आपको ये बताना है कि कौन से गेम में बॉल का हम यूज नहीं करते हैं। तो क्रिकेट में तो यूज करते हैं, सबको पता होगा, सबको। बाकी का बताइए मुझे। फुटबॉल में भी करते हैं, क्रिकेट में भी करते हैं, ठीक है, टेनिस में भी करते हैं। हाँ जी, टेनिस में भी करते हैं। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है बैडमिंटन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर है थर्ड, बैडमिंटन। बैडमिंटन में बॉल नहीं, शटल कॉक यूज होती है, याद रखिएगा, शटल कॉक यूज होती है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा सही मैच, मतलब सभी को मैच करना है, गंगौर कहाँ का फेस्टिवल है और ये किस स्टेट का है? इधर स्टेट, इधर फेस्टिवल दे रखे हैं, इधर स्टेट दे रखे हैं, तो आपको करेक्ट, गणेश चतुर्थी कहाँ की पूजा है, कहाँ का फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा कहाँ का फेस्टिवल है, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब कर ही लोगे इसको। बता देता हूँ, देखो, गंगौर है राजस्थान का, गणेश चतुर्थी है महाराष्ट्र का, और दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, समझ आई बात? महाराष्ट्र का क्या हो गया? महाराष्ट्र का है सेकंड, राजस्थान का है फर्स्ट, और वेस्ट बंगाल का है थ्री, मतलब कि दुर्गा पूजा। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट थ्री, फर्स्ट का सी ऑप्शन, यही है।
ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। एक मिनट रुकिएगा, फर्स्ट का बी, अच्छा फर्स्ट का बी, सॉरी गलत है, ये वाला, ये ऑप्शन सही है। देखिए फर्स्ट गंगौर राजस्थान का है ना, तो फर्स्ट का बी, तो ये रहा फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, सेकंड का सी, और थर्ड का ए, थर्ड का ए, ये ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। देखो 2016 की करंट आ गई ना, मैंने बोला ना आपके लिए कोई भी रिलेवेंट नहीं है ये, कोई भी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन करेक्ट ये होगा आई थिंक। हाँ दोस्तों यही है इसका करेक्ट ऑप्शन। जो 2016 की जो मिस यूनिवर्स थी वो कौन थी, ये थी आइरिस मेटेनियरी, आइरिस मेटेनियरी, बस इतना याद रखना। 23 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बुक का नाम दे रखा है, देखिए नंबर्स डू लाई, इसके ऑथर कौन है, ये बुक किसने लिखी है, बताइएगा जल्दी। क्या हुआ दोस्तों, आकाश चोपड़ा, इंडियन क्रिकेटर है ये, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है आकाश चोपड़ा। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। दोस्तों ये बताइएगा 2017 में जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन की, वो किसको चुना गया था, 2017 की बात है तो आपको नहीं भी आता तो कोई रिलेवेंट, ये आपके लिए कोई रिलेवेंट भी नहीं है। 2021 में जो करंट है, 2019 2020 और 21 की जो करंट है वो आपके लिए रिलेवेंट रखती है। यूनाइटेड नेशन के पीएम अभी ये हैं, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के जो पीएम वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ये है। क्लियर है, बाकी के ऑप्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है। चलो देखिए ये लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है सेट का, और सभी के सभी सेट को करने के बाद में अपने मार्क्स जितने भी आए हैं आपका, आपने जितना स्कोर किया है वो मेरे को बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, और बताइएगा कि मैं नेक्स्ट सेट में क्या कुछ चेंजेस लाऊं, जिससे आपको लगे कि चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस भी बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज अ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री। बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, स्टार्टिंग के ही चैप्टर में बता दी जाती है ये सब चीजें। भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसके साथ में बताइए। ये क्वेश्चन मैप का है, ये क्वेश्चन मैप का है, अगर आपको मैप अच्छे से आता है तो कर पाओगे आप। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन था बांग्लादेश, क्योंकि देखिए बांग्लादेश इस तरीके से यहाँ से भी, इधर से भी, और इधर से भी, तीनों साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, तो इसलिए सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। 4097 किलोमीटर का, 4097 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो स्टेट वाइज भी दे रखा है इसमें, इतना असम में करता है, इतना त्रिपुरा में करता है, मिजोरम में इतना करता है, वेस्ट बंगाल में इतना करता है, तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट बंगाल से करता है, सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश हमारी कंट्री में, इंडिया में किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है तो वो है वेस्ट बंगाल। याद रखिए वेस्ट बंगाल ही है जिससे सबसे ज्यादा बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, 2217 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वाला सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए इफेक्टिव भी होगा, आप कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो आपको अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको पता चलता रहे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता रहेगा कि वीडियो आई है और मुझे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू गाइस।